नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका विकासात्मक कार्य, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक आवश्यकताएं और तीसरा ऑप्शन है विकासात्मक बाधाएं और चौथा है आपका विकासात्मक क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका विकासात्मक आवश्यकताएं जो होती है विकास के प्रत्येक चरण के लिए एक सामाजिक अपेक्षा कहा जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास खाली स्थान है, विकास जो होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, दूसरा ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन है एक आयामी है और चौथा कहा गया है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो विकास क्या होता है, विकास का क्या अर्थ है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास जो होता है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन दिया गया है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क दिया गया है मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। सही विकल्प का यहाँ पे हमें चुनाव करना है। पहला ऑप्शन में कहा गया है ए और आर दोनों सही है, यानी कि आपका कथन और तर्क जो है सही है और तर्क जो है सही व्याख्या करता है कथन की। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि कथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है कथन की। और तीसरे ऑप्शन में जो कथन है वो सही है लेकिन आपका तर्क गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में कथन और तर्क दोनों गलत है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका कथन जो दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होती है और फिर ठहर जाती है, ये बिल्कुल गलत कथन है, यानी कि आपका ए जो होगा कथन वो गलत हो जाएगा। और तर्क में कहा गया है मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते, तो ये भी आपका यानी कि रीजन भी तर्क भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों से नृत्य पर टिप्पणी करती है। वह परिस्थिति बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आपका धार्मिक संस्था की, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरे में कहा गया है मीडिया और फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा मीडिया, है ना। मीडिया जो होती है वो समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता रखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में जो है वस्तुओं को कहे गए क्रम में यानी कि ऑर्डर से लगाने की योग्यता रख पाते हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा, वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं को क्रम से जमाना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
जिन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है खाली स्थान कहलाती है, उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है नकल उतारने जैसा व्यवहार, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा ऑप्शन है आपका आत्मसातीकरण और चौथा है संतुलीकरण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा सतत प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आत्मसातीकरण, है ना। आत्मसातीकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए एक अध्यापिका उन्हें एक संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आपका प्रतिवर्तन का, दूसरा है पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है क्रमबद्धता और चौथा है आपका प्रतिपादक अध्यापन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग, है ना। बच्चे को टेम्पररी तरीके से मदद करना जिससे वो अपने काम को पूर्ण कर पाए, तो पाड़ यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? कौन से ऐसे सिद्धांतकारी है जिन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है आपका B.F. स्किनर, दूसरा ऑप्शन है इवान पेवलाव और तीसरा ऑप्शन है लेव वायगोस्की और चौथे में कहा गया आपका जॉन बी वॉटसन। तो कौन से सिद्धांतकारी है जिसने संज्ञानात्मक विकास को एक सहयोगात्मक प्रक्रिया माना? तो इसका सही आंसर होगा आपका लेव वायगोस्की, है ना। लेव वायगोस्की ने आपके संज्ञानात्मक विकास को क्या कहा? एक संयोगात्मक प्रक्रिया कहा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग जो है एक मनोवैज्ञानिक है जिसके सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? पहला ऑप्शन है उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है, दूसरा ऑप्शन है उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भित नहीं किया, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख आलोचना क्या है इनमें से? तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका उसके सिद्धांत में नारी के परिपेक्ष गौण है, इसी कारण जो है ये लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है ना। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग तरह की क्या होती है? बुद्धियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में नहीं है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में बताया, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, तो कौन सी जो बुद्धि है वो गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकार में शामिल नहीं होगा? पहला ऑप्शन है आपका संगीतमय, दूसरा ऑप्शन है भाषाई, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदी और चौथा है व्यवहारिक। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जो प्रस्तावित बुद्धि के प्रकार है उसमें शामिल नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका व्यवहारिक, है ना। व्यवहारिक को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है ना। कौन सा जो एक इनमें से जो चारों ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो होगा प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण होगा? पहला ऑप्शन है विविध स्पष्टीकरण, दूसरा ऑप्शन है रटकर याद करना और शब्दशः पुनरावृत्ति करना और तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार और दंड देना, चौथा है बार बार वेधन और अभ्यास करना। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा प्रगतिशील कक्षा के लिए संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण हो जाएगा?
तो वो होगा आपका विविध स्पष्टीकरण, है ना। विविध तरीके से आप स्पष्टीकरण करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो वो एक प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त होगा। जो बहुभाषिकता है उसके संदर्भ में कौन सा जो दृष्टिकोण होगा वो सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है आपका, स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो। तीसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। और चौथा ऑप्शन है आपका, शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की अपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा आपका बहुभाषिकता के संदर्भ में सही दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, है ना। शिक्षक को जितने भी स्टूडेंट जो है अलग अलग भाषा बोलते हैं तो उन सबका सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए, है ना। माता जो है किसी उपकरण को, किसी डिवाइस को ठीक कर रही है और पिता को बच्चे की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में क्या हो रहा है। पहला ऑप्शन है, कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे। तीसरा ऑप्शन, अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। और चौथा में कहा गया है, कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका, कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, है ना। क्योंकि वो इस उदाहरण से समझ जाएंगे कि माता जो है किसी डिवाइस या किसी उपकरण को ठीक कर रही है और पिता जो है बच्चों का देखभाल कर रहे हैं घर में, तो ये कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन अनुसरण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, जो एनईपी है 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव व डर पैदा करना। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, बच्चों में तनाव और डर पैदा नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है, क्रियाओं को दोहराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन में कहा गया है, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। चौथा है आपका, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आकलन का उद्देश्य हो जाएगा, तो वो होगा आपका बी में कहा गया है कि क्रियाओं को दोहराना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसको दोहराइए। तीसरे में कहा गया है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और चौथे में कहा गया है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी, सी और डी तीनों जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। जो गत्यात्मक मूल्यांकन है वो बच्चों को किस चीज को समझने में मदद करेगा। पहला ऑप्शन है बच्चे का बौद्धिक स्तर। दूसरा ऑप्शन है आपका समकक्षियों का तुलना में छात्रों
को संबंधित पद। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। चौथा है कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या फिर नहीं। तो गत्यात्मक मूल्यांकन जो है बच्चों में क्या समझने में मदद करेगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चे की विशिष्ट अधिगम की आवश्यकताओं को समझने में मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन यानी कि उनको सफलता दिलाने के लिए एक अध्यापक को किस काम को करने से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना। और चौथा है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तो वो हो जाएगा अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करने से एक टीचर को बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को अगर आप लागू कर देंगे तो एक प्रगतिशाली जो विद्यार्थी है उनके सफल होने में बाधा आने लगेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं रखें। और चौथे में कहा गया है सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति होनी चाहिए, है ना। जिसे क्या होगा एक अध्यापक को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी अधिगम की गति किस तरीके से है, यानी कि किस तरीके से सीख रहा है, और परिप्रेक्ष्यों में किस तरह से विविधता है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में क्या नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है और बेचैन रहता है और क्या करता है और वस्तुएं देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक है। पहला ऑप्शन है आपका वाचन वैफल्य, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिबाधिता, तीसरा है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, और चौथा है लेखन वैफल्य। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। इसी कारण जो है बच्चा क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है और दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, जहां पर बैठने को कहा जाए वहां पर ठीक से नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है। तो कौन सी जो है विकार है, तो अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जो श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके समावेशन हेतु क्या करना चाहिए एक टीचर को। पहला ऑप्शन है उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। दूसरा ऑप्शन है सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सहायता तकनीकों प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चौथा है आपका जानकारी प्रक्रम के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए एक टीचर को करना चाहिए, तो कोई क्या होगा, वो उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा नहीं देख पा रहे, अर्थात
टीचर को उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी जो होंगे उनके चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं ना, तभी श्रवण बाधित विद्यार्थियों का आप समावेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी गतिविधियों का चयन कीजिए जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती है। पहला ऑप्शन है रटकर याद करना, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता, तीसरा ऑप्शन है कुंठा और चौथा है प्रतिस्पर्धा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा आपका सृजनात्मकता, है ना, सृजनात्मकता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा में कम अंक पाने वाले, जो परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को खाली स्थान होगा। पहला ऑप्शन है विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है दंड देना चाहिए और चौथा है उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? जो विद्यार्थी जो है परीक्षा में कम अंक पाएंगे उनके साथ क्या किया जाएगा? तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता देनी चाहिए। कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूद ज्ञान से, ये ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, ज्ञान होगा, है ना, ज्ञान, ध्यान रखिएगा, ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क क्या है आपका? अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। अधिगम जो है यानी सीखना जो है एक रेखीय तरीके से होता है। सही विकल्प का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके कथन में कहा गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूद ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तो ये तो कथन आपका करेक्ट है, लेकिन जो आपके तर्क में कहा गया है कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, ये आपका जो रीजन है वो गलत कहा गया है। यानी कि आपका कथन एक सही है और रीजन आपका गलत है। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है जो कथन है वो सही है लेकिन आपका तर्क गलत है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? जो विद्यालय की सफलता के लिए किस धारणा को आपको चुनौती देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे, दूसरा ऑप्शन है सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, तीसरे ऑप्शन में है आपका सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, और चौथा है आपका एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा? तो वो हो जाएगा आपका सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालय को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सम प्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? है ना, कोई भी आप सम प्रत्यय किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपको टीचर होने के नाते क्या चीज नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक क्षेत्र में उपयोग, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को कार्यकरण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, और चौथा है गैर उदाहरणों और अपवादों को सम्मेलन में का वर्जन करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक क्षेत्र में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? अधिगम यानी कि बच्चों को सिखाने की कौन सी ऐसी तकनीक है जिस पर अध्यापक को बल देना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। दूसरा ऑप्शन है संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। तीसरा है रट्टा मारकर सिखाना। और चौथा है आपका दूसरे से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सिखाना। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका अधिगम के लिए तकनीकी पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? तो वो हो जाएगा संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा बच्चों को अधिगम कराना चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा का जो उदाहरण नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सजा से बचना। दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार। तीसरा है रुचि। और चौथा है आपका असफलता का डर। तो कौन सा जो होगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका रुचि, है ना, इंटरेस्ट जो होगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? कौन सा ऐसा भाव है जो विद्यार्थियों के सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा? पहला ऑप्शन है आपका कृतज्ञता। दूसरा है निराशा। तीसरा ऑप्शन है आपका उत्सुकता। और चौथा दिया गया है जिज्ञासा। तो इनमें से कौन सा जो होगा भाव जो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका निराशा, है ना। निराशा जो होगा बच्चों के अधिगम में बाधा उत्पन्न करने वाला एक भाव है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर जो है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। करेक्ट आपका निराशा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब जल जो है रंगहीन है ना, जल जो है रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका को क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। तीसरा ऑप्शन इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। चौथा है केवल एक ही सही जवाब है जो कि जल रंगहीन है पर जोर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका इस जवाब को अपना लेना चाहिए और क्या होना चाहिए? जल के रंगहीन होने पर तर्क जो है बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए, है ना, कि बच्चों को बताना चाहिए कि जल क्यों रंगहीन है, उस पर आप टीचर को अपना विचार देना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का सामाजिक खाली स्थान संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? जो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम जो है किसकी महत्ता पर बल देगा? पहला ऑप्शन है पुरस्कार और दंड। दूसरा ऑप्शन है माननीकृत आकलन। तीसरा ऑप्शन है प्रतिपादक अध्यापन। और चौथा है सांस्कृतिक संदर्भ। तो इनमें से आपका सही क्या होगा? वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक संदर्भ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। जो अधिगम है वो सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब होगा? पहला ऑप्शन है आपका अगर संदर्भित रूप में हो। दूसरा ऑप्शन है अधिगम कर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो। तीसरा ऑप्शन है अधिगम कर्ता वाहत कारकों से अभिप्रेरित हो। और चौथा है जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब होगा? जब यह संदर्भित रूप में किया जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 संदर्भित रूप में होगा तभी जो होगा अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा।
तो ये थी दोस्तों आपकी सी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर जो है बाल विकास के प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।